हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस किस चीज के बारे में। तो इसमें हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सेंट्रलाइजेशन से। तो देखो, सेंट्रलाइजेशन में होता क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग पावर इन विच सिंगल अथॉरिटी मेक्स एग्जीक्यूट्स डिसीजन। ये एक ऐसा तरीका है काम करने का जिसमें एक ही अथॉरिटी सारे डिसीजन, सारे फैसले लेती है और सारे नियम कानून बनाती है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कुछ नहीं करने दिया जाता है, बस आपको नियम कानून का जो है फॉलो करना है। ओके, सबऑर्डिनेट और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं? डिसीजन को जो कि सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा दिए गए हैं उनको फॉलो करना है बस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एप्पल की कंपनी है जो कि स्टीव जॉब्स चलाते हैं। तो एप्पल जो है हाईली सेंट्रलाइज्ड है। जो भी डिसाइड कर, जो हमारा स्टीव जॉब्स है वो ही डिसाइड करते हैं सब कुछ, कि प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी कैसे बनानी है, ब्रांड कंसिस्टेंसी कैसे क्रिएट करनी है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को उस चीज में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसके फायदे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं, फिर फायदे देख लेंगे। इसमें टॉप टू डाउन डिसीजन मेकिंग चलता है। हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेगा और उस डिसीजन को धीरे धीरे करके नीचे तक पहुंचाया जाएगा। प्रोसीजर सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, बदलेगा नहीं। ऑटोनॉमी लिमिटेड रहेगी, किसी को ज्यादा आजादी नहीं दी जाएगी डिसीजन मेकिंग के काम करने की। बस आपको रूल्स को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपना काम करना है। फोकस अकाउंटेबिलिटी, कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए जिम्मेदार है, ये भी प्रोसीजर में क्लियर होगा। अब इसके फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा ये कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, काम में ऊपर नीचे, लेट या जल्दी का सिस्टम खत्म हो जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक ही बंदे को डिसीजन लेना है तो क्विक हो जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, सब प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बेटर रहता है। और कॉस्ट कम आती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को कुछ इनोवेटिव करने का मौका नहीं मिलता। हमारे टॉप मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, सारा डिसीजन उसी को लेना है, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें एक फिक्स प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, हम जो है ऑटोनोमस नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है वेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है वो बांट दी गई है अलग अलग लेवल्स में। मैनेजर और एम्प्लॉय डिफरेंट लेवल्स पे एक दूसरे से बात करके डिसीजंस ले सकते हैं। इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लोएस्ट लेवल तक भी एक्सटेंड हो सकती है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड हाईली डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांडिंग कंपनी है जहां पे ब्रांडिंग, मार्केटिंग लोकल फ्रेंचाइजीज अपने हिसाब से करते हैं। वो प्राइसिंग तक को भी अपने रीजनल टेस्ट के हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारा इसके फीचर्स क्या होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के? बॉटम अप डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन बॉटम लेगा। ओके, और टॉप लेवल मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन जाएगी सिर्फ कि हाँ भाई हमने ये स्टेप लिया है। फ्लेक्सिबल है, हम एनवायरनमेंट के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से काम कर सकते हैं। देखो, बीच में क्या होता, हरियाणा में टमाटर बहुत महंगे हो गए थे तो मैकडोनल्ड्स ने क्या किया था, बर्गर में से टमाटर ही एलिमिनेट कर दिए थे। तो ऑटोनॉमी थी उनको ये काम करने की, तभी तो किया ना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा ऑटोनॉमी यही प्रूव हो गया। फोर्थ, अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल। अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी है। अगर भाई आपने टमाटो का एलिमिनेट करके कंपनी का नुकसान किया है ना, तो आपको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी, आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। ओके, फिर इसके फायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस? फास्टर डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाए। क्यों? क्योंकि सबके पास आजादी है कि तुम्हें काम सही होना चाहिए, बस डिसीजन अपने आप ले सकते हो। एम्प्लॉयज को भी लगता है कि भाई हमारा ये बिजनेस अपना है, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। और बदलाव, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो अडेप्टेबिलिटी भी है। और बर्डन टॉप लेवल मैनेजमेंट में बिल्कुल कम हो जाता है कि भाई हर चीज नहीं देखनी अब तुम्हें, अब तुम बिजनेस के ग्रोथ को देखो सिर्फ। डिसएडवांटेजेस क्या है? कई बार कम ज्ञान की वजह से लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। फिर डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, भाई जब लोअर लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ही ले लेगा तो वो कोऑर्डिनेट क्यों करेगा हायर लेवल मैनेजमेंट से? कॉस्ट ज्यादा आती है और इनकंसिस्टेंसी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग से काम कर रहा है, तो समानता नहीं है काम के तरीके में। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी को एक काम दे देते करने के लिए उसकी पोजीशन के हिसाब से। आई रिपीट, जब एक बंदे को कोई ड्यूटी दी जाती है तो उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं।
इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एनी पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल दैट टास्क। और कंपनी में काम करे उस बंदे की जिम्मेदारी है कि उसको दिया हुआ काम वो पूरा करे। यहाँ पे एक डेफिनेशन है कून्स एंड ओडेनेल की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन्ड टू हिम। ये एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी काम उसे दिया गया है, ड्यूटी उसे दी गई है, वो कंप्लीट उसे करे। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ऑलवेज फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होती है ना। फिर अराइजेस फ्रॉम ड्यूटी असाइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब क्रिएट होती है? जब आपको काम दिया जाए, उससे पहले आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं। कम्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है आपको? आपका सीनियर देता है, आपका सुपीरियर देता है। कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, दूसरे को बांट नहीं सकते। और जब आप अपना काम कंप्लीट करते हैं, डेडिकेटेड करते हैं, तो वो आपकी डेडिकेशन को शो करता है, आपके काम की तरफ, कंपनी की तरफ आपकी लॉयल्टी को शो करता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने तरीके की होती है? एक होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक पर्सन को स्पेशल काम दिया जाए और उस काम के होते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, आपका काम खत्म हो जाए, तो होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक एक बर्थडे पार्टी थी, मैंने किसी बंदे को बोला था जाकर के केक ले आओ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि सही सलामत केक को ला करके यहाँ पहुंचाना है। केक आ गया, उसकी ड्यूटी वहीं खत्म। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तब तक रहती है इंसान की जब तक उसके पास कोई लिमिट ना लगा दी जाए। अब देखो कंपनी का जो सीईओ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म होती है क्या? नहीं होती ना। वो अलग बात है कि हम उसको ये बोलते हैं कि भाई तू सिर्फ 2 साल का सीईओ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्पेसिफिक बन गई, 2 साल के लिए बन गई। तो अब आती है अथॉरिटी की बारी। अब देखो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो अथॉरिटी उसके साथ चलती है। आपको कोई काम करने के लिए बोला गया है ना, तो आपको उस काम को करने के लिए पावर भी चाहिए। अथॉरिटी इज लीगल राइट ऑफ मैनेजर टू ऑर्डर हिज सबऑर्डिनेट एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस। अथॉरिटी क्या होती है? पावर होती है एक मैनेजर के पास कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, एफजी मूरे ने एक डेफिनेशन दी थी। अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स। दूसरों को काम देना और उनको अथॉरिटी देना उस काम को करने के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख लेते हैं अथॉरिटी की कि प्रोमोट्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। जब हम एम्प्लॉय को ताकत दे देते हैं ना, पावर दे देते हैं, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है कि यार मैं भी मैटर करता हूँ इस कंपनी में, मोटिवेटेड फील होता है। और इससे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एफिशिएंट होती है। जो सबऑर्डिनेट सुपीरियर होते हैं आपस में डरने की बजाय एक दूसरे से बात करते हैं। और क्रिएट्स अ पाथ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी का एक रास्ता बनाते हैं कि कौन सा काम किसको दिया गया है, तो उसी से जाकर के पूछेंगे ना कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट से या सुपीरियर से बांट देना। अब मैनेजर ने कोई काम दिया था, मैनेजर के पास एक काम था, मैनेजर ने अपना आधा काम सबऑर्डिनेट को दे दिया, सुपीरियर को दे दिया। सुपीरियर ने उसमें से थोड़ा सा काम सबऑर्डिनेट को दे दिया, सबऑर्डिनेट ने उसमें से थोड़ा सा काम वेज अपने एम्प्लॉय को दे दिया। तो इस तरीके से अथॉरिटी बढ़ जाती है। डिवाइडिंग पावर्स टू अदर फॉर अचीविंग रिजल्ट। अपनी ताकत को दूसरे लोगों में बांट देना अपने काम को पूरा होने के लिए, इसी को हम अथॉरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स द्वारा की जाती है, क्योंकि भाई सबसे पहले तो वही बांटेंगे ना, तभी जाके तो आगे बढ़ेगी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो अथॉरिटी तो मिलेगी। अब इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम ड्यूटी देंगे, सबसे पहले हम एम्प्लॉय को काम बांटेंगे, उसके बाद उसको उस काम को करने के लिए पावर देंगे। फिर हमारे एम्प्लॉय का थर्ड स्टेप, क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हमारा एम्प्लॉय ये ध्यान रखेगा कि वो अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करे और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही काम करे। इसके फायदे क्या होते हैं? ये एम्प्लॉय के स्किल को टेस्ट कर लेता है। अगर हमने एम्प्लॉय को काम दिया, उसने सही काम कर दिया, तो उसको अगली बार काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम समझ जाएंगे कि ये एम्प्लॉय लायक ही नहीं है कंपनी में काम करने के। बिल्ड टीम स्पिरिट। इससे क्या होता है? हमारी एक टीम बन जाती है और नई नई चीजों को, इनोवेशन को जगह मिलती है, स्कोप मिलता है। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं और उनके बीच में एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का जो है रिलेशन बनता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। बिजनेस कई बार रिस्क पे आ जाता है कि भाई हमने ड्यूटी तो दे दी उसको, लेकिन उसने कंप्लीट नहीं करी, तो वहां पे बिजनेस रिस्क क्रिएट हो जाता है। फेलियर टू फुलफिल द टास्क। कई बार काम कंप्लीट नहीं होता तो हमारा नुकसान हो जाता है। लैक ऑफ ट्रस्ट। कई बार मैनेजर जो है अपने सुपीरियर पे या सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं करता, तो उसको काम भी नहीं देता। मिसयूज ऑफ पावर। कई बार हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है,
स्कूल टाइम में पहले मॉनिटर बनाते थे क्लास में। तो वो जो मॉनिटर होता था ना, वो अपने दोस्तों को तो कुछ नहीं बोलता था और अपने दुश्मनों का नाम लिख देता था, वो टीचर से पिटवाता था। तो ये क्या होती थी, मिस यूज ऑफ पावर। फिर होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। हमारा जो अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग में डिले कर देते हैं। So thank you so much guys. Hope you must have understand the concept. Please subscribe the channel.